नमस्कार। प्रेमचंद जयंती के इस 40वें समारोह में मैं आप सबका हंस की ओर से स्वागत करती हूँ। ये परंपरा असल में हंस के ही साथ शुरू हुई थी। 1986 में जब हंस शुरू हुआ, उसी के साथ यह परंपरा इस समारोह की शुरू हुई, प्रेमचंद जयंती समारोह की, और तब से आज तक प्रतिवर्ष ये निरंतर चला आ रहा है और ये हमारा 40वां कार्यक्रम है। परंपरा के अनुसार हम लोग इस दिन एक विशुद्ध साहित्यिक विषय ना लेके, जैसे हमारे और कार्यक्रमों में होता है, हम एक ऐसा विषय लेते हैं, समसामयिक विषय जो समाज की व्यवस्थाओं और उनकी समस्याओं से सरोकार रखता है, और इसी तरह का विषय हम लोग लेते आए हैं इस समारोह के लिए। अभिव्यक्ति की आज़ादी, इस विषय पर पिछले काफ़ी समय से ये विषय चर्चा में रहा है। हम लोग देखते हैं अलग अलग मीडिया चैनल में, अलग अलग आयोजनों में इस पे बहसें हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं, और अगर ये इतने चर्चा में रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसमें कहीं तो कुछ समस्या है या कुछ प्रश्न हैं या कुछ चुनौतियां हैं। वैसे ये विषय कोई नया नहीं है। 2013 में इसी मंच से इसी प्रकार का एक विषय लिया गया था, अभिव्यक्ति और प्रतिबंध। इसका मतलब कि ये उस समय भी इस विषय को लेकर कुछ समस्याएं होंगी, कुछ प्रश्न होंगे, और आज भी वो प्रश्न केवल बने ही नहीं हुए हैं, पर लगता है कि थोड़ा बढ़ भी गए हैं। और जैसे कि इस अभिव्यक्ति की आज़ादी की जो पूरी समस्या है, उसका दायरा एक ज़्यादा बढ़ गया है आज के समय में। जब मैं कहती हूँ दायरा बढ़ गया, तो हो सकता है इसके अनेक अर्थ निकल सकते हैं, पर जैसे एक विशिष्ट वर्ग था जो इस अधिकार का लाभ उठा रहा था, पर लगता है आज ये एक आम जनता के बीच चर्चा का विषय बन गया है। तो एक तरह से देखें तो आम जनता अगर अपने मौलिक अधिकारों के प्रति जानकारी प्राप्त कर रही है और रख रही है, तो ये अच्छी ही बात है। पर मुझे लगता है कि जानकारी प्राप्त करना और जानकारी रखना और उसके प्रति जागरूक होना, या उसको उसकी गहराइयों को, उसकी अलग अलग परतों को समझना, दो अलग चीज़ें हैं। और वहाँ मुझे एक थोड़ा गैप लगता है। मुझे लगता है कि हमको जानकारियाँ तो मिल रही हैं, पर हम लोगों की शायद समझ उतनी परिपक्व नहीं हो पा रही है कि हम इस समस्या को या इस मौलिक अधिकार को, इसको किस तरह हमें इसका उपयोग करना है या इसका क्या मतलब है हमारे लिए, ये हमको समझ पूरी तरह शायद नहीं आ रहा है, और इसीलिए समस्याएं उठ रही हैं। समझ धुंधली है, और अगर समझ धुंधली है तो हम इसको कैसे परिभाषित करें, ये भी धुंधला है। तो क्या हो गया है, जो मैं देखती हूँ, ये मैं एकदम अपने अनुभव से बात कर रही हूँ, कि जिसका जो अपने हिसाब से, अपनी मंशा के अनुसार, अपने उद्देश्य के हिसाब से लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी को परिभाषित करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। और कोई कुछ बोले तो अभिव्यक्ति की आज़ादी का एक परचम लहरा दिया जाता है। तो कौन परिभाषित करेगा इसे हमारे लिए? कब शालीनता जो है वो एक अश्लीलता में बदल जाती है? वो कौन सी रेखा है जिसको हम पार करें तो शालीनता अश्लीलता हो जाती है, या एक मजाक क्रूर हो जाता है या आक्रामक हो जाता है और मजाक के तौर पे नहीं लिया जाता? परिभाषित करेगा, और कौन ये बताएगा कि नहीं, अब आप ये मजाक तो नहीं है, ये तो आप आक्रामक हो गए? क्या ये हमारा अपना विवेक हमें बताएगा, या वो विशिष्ट वर्ग जो अभी तक इस अधिकार का लाभ उठाता आया है वो हमें बताएगा, या कानून बताएगा, या सत्ता बताएगी? कौन बताएगा? तो ये सारे प्रश्न हैं जो इस
मुद्दे को घेरे हुए हैं और मैं आशा करती हूँ कि आज के हमारे वक्ता इसके अलग अलग आयामों पर रोशनी डालेंगे। हंस की परंपरा रही है कि हम अलग अलग विचारों को, अलग अलग विचारधाराओं को उतने ही सम्मान से सुनते हैं और बराबरी का मंच देते हैं, और ये एक हमारी परंपरा यहाँ भी रही है, पत्रिका में भी रही है। और बात केवल एक विचारधारा बनाम दूसरे विचारधारा की नहीं है, सिर्फ ये बात को हमको नैरो डाउन करके राइट वर्सेस लेफ़्ट पे अगर हम ले आते हैं और अगर हम वो रुख ले लेते हैं, तो मुझे लगता है कि जैसे अधिकतर बहसों में जो मीडिया चैनल्स पे हो रही हैं, एक आरोपबाजी शुरू हो जाती है, लांछनबाजी शुरू हो जाती है और कुछ एक सक्रिय बहस कहीं पर नहीं हो पाती। तो क्योंकि मुद्दे में कई और पहलू हैं, कई और परतें हैं, और हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम उन सब को पर भी बात करें और केवल एक वन वर्सेस अदर करके इसको ना छोड़ दिया जाए। हंस एक प्रगतिशील पत्रिका होने की भूमिका में एक उत्प्रेरक का काम करती है, लाइक अ कैटलिस्ट। तो हम लोग जितने भी हमारे वरिष्ठ वक्ता हैं, हम किसी पे अपने विचार नहीं थोपते हैं, जो उनके विचार हैं वो उनके निजी हैं, पर हम एक वो मंच कोशिश करते हैं कि हम एक वो मंच दें जहाँ इस तरह की बहसें होएं जो हमारे सामने सवाल खड़े करें, हमें सोचने पे मजबूर करें और बहसें सक्रिय हों। जैसा मैंने कहा कि हम किसी एक विचारधारा या किसी एक विचार को लेके चलने से अधिक हम मानते हैं कि विचार अलग अलग हो सकते हैं, पर बहसें जो हैं जब तक वो एक तथ्यों पर आधारित हों, तार्किक हों, तो वो किसी भी विचारधारा की हों, हम उसको उतनी ही सम्मान से सुनते हैं, समझते हैं। आज का विषय देखते हुए जो हमने अपना पैनल का निर्णय किया था, वो हमने अलग अलग ऐसे क्षेत्रों से वक्ताओं को लिया जो ऐसे माध्यम हैं जो अभिव्यक्ति की आज़ादी के आज सबसे सशक्त माध्यम हैं। साहित्य से हमारे साथ हैं आदरणीय मृदुला गर्ग जी, फिल्म की दुनिया से हमारे साथ आनंद पटवर्धन जी हैं, मीडिया से हमारे साथ सीमा मुस्तफ़ा आने वाली थी, बल्कि वो आधे रास्ते आ भी गई थी और उनको खबर मिली कि उनकी एक बहुत ही करीबी आंटी का मैक्स में एकदम वो आखिरी सांसें ले रही हैं और डॉक्टर ने पूरे परिवार को बुलाया है, तो उनको वापस जाना पड़ा। वो कोशिश करेंगी बाद में ज्वाइन करने की, पर कुछ कह नहीं सकते हैं। तो वो गोवा से ख़ास इस कार्यक्रम के लिए आई थी, पर अब ऐसी मजबूरी हो गई है। स्टैंड अप कॉमेडी हमारे देश में एक ये परंपरा रही है, राजा महाराजाओं के समय से एक राजविदूषक होता था और उसको पूरा अधिकार था कि वो राजा की मजाक भी बना सकता था। स्टैंड अप कॉमेडी के क्षेत्र से हमारे पास हैं संजय राजौरा जी और राजू रामाचंद्रन जी, जो एक जाने माने वकील हैं, हमारे साथ हैं, जो कुछ इसके कानूनी पक्ष पे शायद बातचीत करें या कुछ रोशनी डालें। आज के कार्यक्रम का संचालन शीबा असलम फहमी करेंगी, जो स्वयं एक लेखिका हैं, संपादक हैं, एक्टिविस्ट हैं। शीबा जी, मैं आपको जल्द ही आमंत्रित करती हूँ इस मंच को संभालें और आगे की कार्यवाही करें। उसके पहले कुछ लोगों को हमारे सहयोग के लिए धन्यवाद। सबसे पहले इफ़को और ऐवान गालिब, जो हमारे सहयोगी रहे हैं पिछले कई वर्षों से इस कार्यक्रम में। साथ साथ हमारे संपादक संजय सहाय, जो अपना पूरा वक्त देके और इस कार्यक्रम के आयोजन में को स्वयं पूरा अपना देखते हैं। हमारे सलाहकार के रूप में
संजीव कुमार जी और प्रियदर्शन जी अपना पूरा समय देके हमारे साथ इस कार्यक्रम के सलाहकार के रूप में रहते हैं। संजीव कुमार जी को वायरल हो गया है तो वो आज आ नहीं पाए, प्रियदर्शन जी यहाँ पर हैं। और आप सबको धन्यवाद, हमारे सारे वक्ताओं को धन्यवाद कि आप लोग हमारे साथ आज जुड़ने के लिए आपने अपनी सहमति दी। और अब मैं आगे की कार्यवाही के लिए शीबा जी आपको आमंत्रित करती हूँ, आप आएँ और एक एक करके हमारे सारे वक्ताओं का परिचय दें और उनको मंच पे आमंत्रित करें। बहुत शुक्रिया रचना जी। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सब लोग अभिव्यक्ति की दुनिया के सितारे हैं। आप सब लोग वही लोग हैं जो इस पूरे जो ये डिस्कोर्स है कि अभिव्यक्ति की क्या आज़ादी होनी चाहिए, जब कोई देखने आएगा तो ये चल पड़ेगा। अच्छा, शायद एम्पलीफायर में कोई प्रॉब्लम है, उधर से देखेंगे तो ठीक हो जाएगा। बहरहाल तो आप सब लोग जो उस तरफ हैं मंच के, वो सभी लोग अभिव्यक्ति की दुनिया के सितारे हैं, अपने आप में विचारवान लोग हैं। आप सब लोगों की मौजूदगी बहुत सार्थक है आज के दिन। और हम सब लोगों को जो हम यहाँ पर बात शुरू करेंगे और सुनेंगे, हम सब लोग एक अच्छा विचार विमर्श पैदा कर पाएंगे इस उम्मीद के साथ। सबसे पहले मैं बुलाना चाहती हूँ हमारी सीनियर लिटरेचर की दुनिया की बहुत सीनियर हस्ताक्षर मृदुला गर्ग साहिबा को। मृदुला जी प्लीज़ तशरीफ़ लाइए। उन्हीं के साथ आनंद पटवर्धन साहब, आप तशरीफ़ लाइए। राजू रामचंद्रन साहब तशरीफ़ लाएं। संजय राजौरा साहब तशरीफ़ लाइए। और संपादक महोदय संजय सहाय साहब तशरीफ़ लाइए। नहीं, आपकी आमद ज़रूरी रहेगी सर, प्लीज़ आ जाइए। आ जाइए, बड़ा सूना रहेगा आपके बिना। हम देखिए, नाम भी आपका है, ये तो पहले से तय था कि आप आएंगे। आ जाइए, आ जाइए। अब इतने भी क्या नखरे हैं। आप बिल्कुल इसको अपना ही कार्यक्रम समझिए और आ जाइए। बहुत शुक्रिया संजय जी। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी का सवाल कितना पुराना है? मेरे ख़्याल से ये सवाल हमेशा रहा है। अभिव्यक्ति, बहुत से लोगों की इसकी इजाज़त हमेशा से थी। वही सब कुछ तय करते थे, वो अभिव्यक्त भी करते थे और वो तय भी करते थे। और जब हम यूनिवर्सिटीज़ में कोर्सेज पढ़ते हैं, सबाल्टर्न पढ़ते हैं, दलित स्टडीज़ पढ़ते हैं, जेंडर राइट्स पढ़ते हैं, तो हम जानते हैं कि किनको बोलने का हक़ नहीं था। हमारी ये सारी जो कैटेगरीज़ थी जिनको अभिव्यक्ति की आज़ादी दिलाने के लिए ये डिस्कोर्स खड़ा हुआ था, वो अभी अभी शुरू ही हुआ था। कि हम देख रहे हैं न सिर्फ भारत में बल्कि सारी दुनिया में एक अजीब तरह का पंजा आ गया है जो अदृश्य है, जो खुल के नहीं कहता है। ऑफिशियली वो कहता है नहीं बहुत डेमोक्रेसी है, इसलिए बहुत आज़ादी है बोलने की। लेकिन अभी आपको पता है बीबीसी को ने अपने यहाँ कितनी पाबंदी लगाई है, अगर फ़िलिस्तीनियों के लिए कोई खड़ा होकर के बात करना चाहे तो वो वहाँ से गायब कर दिया जाएगा। और ये सारी दुनिया में चल रहा, मैं मिसाल के तौर पे कह रही हूँ। तो ये जो नई तरह का पूंजीवाद हमने देखा है, जिसके हाथ में सब कुछ है, जो सबका मालिक है, तो वो जितनी देर तक बोलने देगा उतनी देर तक बोल पाएंगे। इसी बीच हम ये भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ अपने अंदर के जो वो आवाज़ें जिनके लिए हम चाहते थे कि वो सुनी जाएं, बोली जाएं, ख़ासकर जो हाशियाग्रस्त आवाज़ें हैं दलित समाज की, आदिवासी समाज की, दलित महिलाओं की, आदिवासी महिलाओं की, गरीबों की, अल्पसंख्यकों की, वो सारी आवाज़ें, तो हम उनकी लड़ाई लड़ रहे थे। अभी क्या हुआ है, कहने के लिए तो सब कुछ है, सारी आज़ादियाँ हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन टेक्नोलॉजी किस दिन आपका गला दबाएगी और किस दिन उसी टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप पकड़े जाएंगे। वही टेक्नोलॉजी आपके ख़िलाफ़ सबसे बड़ी गवाही बनेगी।
ये इन सब के बीच में बचते बचाते कोशिश हो रही है कि हम लोग कुछ कह पाएँ, अपने समाज को सुधारने के लिए, बेहतर करने के लिए, जिसके पास जो भी समझ है वो उसको दे पाए। तो ये जो अभिव्यक्ति की आज़ादी का सवाल है, ये अपने समाज में बेहतरी करने का सवाल है। मान लीजिए ये समाज बहुत आदर्श होता, सबके पास खाना होता, सबके पास शिक्षा होती, सबके पास स्वास्थ्य होता, सबके पास अपनी वो सभी ज़रूरतें और अपने को जो भी प्रकृति ने दिया है हमें, उस टैलेंट को आगे बढ़ाने का मौका होता, तो अभिव्यक्ति की आज़ादी का सवाल क्या सवाल था? बहुत बेमानी हो जाता। जब इतनी तरह की महरूमियाँ हैं, उसी समय तो ये आज़ादी का सवाल है कि हम अपनी बात कह पाएँ। अभी झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं दिल्ली में, हमें पता है, लोग वहाँ पर जाके रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं। उससे ज़्यादा सार्थक क्या है सुनना इस समय? तो इसी तरह की जो सार्थकताएँ हैं छोटी छोटी, हम वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बीच में आज जो वक्ता हैं, मृदुला गर्ग साहिबा को कौन नहीं जानता है, क्या मैं उनके बारे में आप सबको बताऊंगी। अभी मैं सुन रही थी, राजू रामचंद्रन साहब उनसे कह रहे थे कि मैं 12 साल का था तब से मैं आपको पढ़ रहा हूँ। तो जाहिर है कि आपका जो सबसे मजबूत हस्ताक्षर जो हिंदी साहित्य का है उनमें से आप हैं, और आप यहाँ मौजूद हैं। इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की, इकोनॉमिक्स पढ़ाई और उसके बाद साहित्य में आई। तो वो जो एक दूसरी तरह का वर्ल्ड व्यू होता है, जब आप बहुत दूसरी डिस्कोर्सेस को भी समझते हैं और फिर साहित्य में आते हैं, वो जो रिचनेस है, समृद्धि है, वो उनकी लेखन में है। उसमें सिर्फ देश के मुद्दे नहीं हैं, उसमें सिर्फ समाज के मुद्दे नहीं हैं, पर्यावरण के मुद्दे हैं, पूंजीवाद के मुद्दे हैं और बहुत सारे मुद्दे हैं उनकी राइटिंग्स में। उनको साहित्य अकादमी का अवार्ड भी मिला है, उनको दीगर अवार्ड मिले हैं और बहुत जानी मानी विमर्शकार हैं, अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ लाने के लिए। आप बहुत अरसे बाद हंस के किसी कार्यक्रम में शामिल हुई हैं, अभी आप बता रही थी बहुत अरसे बाद शामिल हुई हैं, तो इसके लिए ख़ास शुक्रिया। उसके साथ ही हमारे साथ आनंद पटवर्धन साहब हैं। आनंद पटवर्धन साहब को निजी तौर पे मैं एक बहुत पैशनेट, बहुत जुनूनी फिल्मकार के तौर पे समझती हूँ, जिन्होंने ये तय किया कि मार्केट के जितने भी तकाज़े हैं और उसकी जो पुल्स एंड पुश हैं, हम उनको छोड़ करके जो कहना चाहिए, जो बताना चाहिए, और उसमें चाहे कितना वक्त लगे, चाहे कितने सब्र की दरकार हो, उस सारे सब्र को समेट करके और उस पैशन को, उस जुनून को समेट करके आप जो काम कर रहे हैं, वो जो दस्तावेज़ीकरण आपने अलग अलग इश्यूज़ का किया है भारत के समाज के लिए, ये बहुत शानदार काम है। ये हम सब पर एक तरह का एहसान है कि आपने वो चीज़ें कैमराबद्ध कर ली हैं और वो सबको प्रोजनी को आगे शामिल रहेंगी और वो हमारा जीता जागता डॉक्यूमेंटेशन है। आपके लिए बहुत शुक्रिया। आप बॉम्बे से तशरीफ़ लाए हैं इस प्रोग्राम के लिए हंस के। आनंद साहब, आपका खुशामदीद। राजू रामचंद्रन साहब को हम लोग अब यूट्यूब पर ज़्यादा सुन रहे हैं आजकल, बहुत चीज़ें वो क्लियर कर रहे हैं और बहुत ज़रूरी, क्योंकि अब सारी लड़ाई लगता है जाकर के कोर्ट में ही लड़नी पड़ेगी और जीते या हारे जो भी है, लेकिन कोर्ट के अलावा और कुछ बचा नहीं है। तो राजू रामचंद्रन साहब जिस तरह से समझाते हैं, और क्योंकि उनकी दिलचस्पी साहित्य में भी है, कलाओं में भी है और वो उसमें भी दखल रखते हैं और उनका अंदाज़ उस तरह से बात करने का है, तो उनकी बात दिमाग में भी बैठती है, दिल में भी बैठती है। बहुत शुक्रिया राजू साहब आपका आने का। आपका जो प्रोफाइल है वो तो बहुत इम्प्रेसिव है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और एमएस क्यूरियो एट सुप्रीम कोर्ट्स, ऑफ कोर्स सीनियर एडवोकेट वगैरह सब कुछ है, लेकिन पब्लिक इंटेलेक्चुअल के तौर पे वो बहुत ज़रूरी बातें हम लोगों से कह रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं। और उसके बाद संजय राजौरा साहब। संजय राजौरा ने ये जो हास्य है, स्टैंड अप कॉमेडी है, इसकी शुरुआत उस वक्त की थी जब शायद भारत में ये बिल्कुल नहीं जाना जाता था। कुछ कवि थे हमारे बीच, वो बात करते थे, उनके चुटकुलों में व्यंग होता था और व्यंग ज़्यादातर समाज से होता था, कभी कभी नेशन स्टेट से भी होता था, लेकिन एक जॉनर आया जिसने समाज को झकझोरने वाले अंदाज में अपनी बात कहनी शुरू की। तो मेरे ख्याल से 16-17 साल से संजय आप स्टैंड अप कर रहे हैं और समाज के बारे में बात कर रहे हैं, आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं, पावर से, हर तरह के पावर से, वो चाहे ऑफिशियल पावर हो, चाहे नॉर्मेटिव पावर हो, और चाहे वो जो एक इलीट का पावर होता है जो सुनना नहीं चाहता है, उसका वो पावर हो। तो संजय का काम बहुत शानदार है।
ऐसी तैसी डेमोक्रेसी, भारत एक मौज, इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं वो आप लोगों ने ज़रूर देखे होंगे। तो संजय साहब बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं पता आप हिंदी के साहित्य की महफिल में पहले कभी गए हैं या नहीं गए हैं? अरे वाह, फिर तो आपको पता है। तो बहुत शुक्रिया आपके आने का भी। और इसी के साथ मैं सबसे पहले मैं मृदुला जी से गुजारिश करूंगी कि आप तशरीफ़ लाएं, या आप चाहें तो मैं ये वहाँ आप बैठ के आप बात करना चाहेंगी तो आप एक बार देखिए, फिर मैं बताती हूँ। हाजिर सुनाई दे रहा है? अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया शीबा, बहुत शुक्रिया रचना और हंस परिवार कि मुझे यहाँ आमंत्रित किया। मैं बरसों बाद आई हूँ, कुछ निजी कारणों से बहुत बरसों बाद आई हूँ। वैसे तो मैं 1986 में जब शुरू हुई थी हंस, तब उसके दूसरे ही अंक में मेरी कहानी यादव जी ने जैसे वो मुझे छेड़-छाड़ के फिर देते थे तो दी थी। तो शुरू से ही बहुत उनके साथ दोस्ती रही है। और रचना तो खैर हमारे सामने बच्चा ही थी और अब संभाल रही है इसको। तो ये चुटकुला बनती अभिव्यक्ति की आज़ादी, वैसे चुटकुला कोई बुरा शब्द नहीं है। हमारी संस्कृति में तो एक अकेला विदूषक ही ऐसा व्यक्ति था जिससे पूरी तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी। हर राजा एक विदूषक रखता था अपने साथ कि उसके अहंकार पर कोई तो थोड़ा सा चाबुक चला के रखे, कुछ उसको दबा कर रखे। जब राजा ये भूल जाता है कि उसका अहंकार को कोई भी सीमित नहीं कर सकता, तभी वो सत्ता जो है वो लोकतंत्र से तानाशाही की तरफ चल पड़ती है, जैसे कि अपने यहाँ चल चुकी है। हम चाहे कुछ भी अपने खुशफहमी में रहें, मगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभी रचना पूछ रही थी कौन तय करेगा। यूँ तो मोटा मोटी तौर पर तो संविधान तय करता है, मगर रोज़मर्रा में तो सत्ता तय करती है। और आजकल को सत्ता को कौन चलाता है सब जानते हैं। तो वो उस पूंजीपति का कोई भी नाम हो, वो पूंजीपति और उसका विज्ञापन वही चलाते हैं। तो मगर मैं एक बात जो 2-4 छोटे पॉइंट्स में देना चाहती हूँ, बाकी सब बहुत ज्ञानी जन हैं, वो बात करेंगे उस पर। ये तो खैर मानी हुई बात है कि 80% लोगों के पास तो जीने की स्वतंत्रता नहीं है अपने यहाँ, तो हम 20% लोगों के बारे में ही बात कर रहे हैं। और उसमें लेखक, पत्रकार, फिल्मकार, ऐसे लोग जो मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं और लोगों से के संपर्क में आते थे, उनको ज़्यादा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की परवाह भी रहती थी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चुटकुला बन जाती है तो लोकतंत्र ख़त्म हो जाता है। और अपने यहाँ लोकतंत्र ख़त्म हो गया है, इस बात से जाहिर है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं देते। और प्रदर्शन किस लिए, प्रदर्शन किसके पक्ष में किया जा रहा था? फ़िलिस्तीन के, जो गज़ा में आजकल हम अमानवीय नहीं कहेंगे, उसको पाशविक नहीं कहेंगे, बर्बर नहीं कहेंगे, वो मनुष्य की परिष्कृत बुद्धि से उत्पन्न यंत्रणा देने के नए प्रयोगों से संचालित जो दूसरा होलोकॉस्ट हो रहा है। वो भी कहने से हम कतराते हैं होलोकॉस्ट वर्ड शब्द से, मगर ये दूसरा होलोकॉस्ट ही है। उसके पक्ष में जो प्रदर्शन करना चाहते थे या उस जो करवा रहा है उसके खिलाफ करना चाहते थे, उसके लिए अनुमति नहीं दी। और उस पर चुटकुला ये कि न्यायाधीश ने राय दी कि वो नगर पालिका का काम करें। जो सब लोग फ़िलिस्तीन के पक्ष में बोलने गए थे, फ़िलिस्तीन के लिए आंदोलन करना चाहते थे, वो नगर पालिका का काम करें, मतलब नालियाँ साफ़ करें, सड़कें ठीक करवाएं। क्योंकि जानती है न्यायालय तो जानता है ना कि नगर पालिका तो अपना काम करती नहीं, तो कोई तो करेगा। तो ये लोग ये सब करने के बजाय वो काम करें। तो जब इस हद तक आप उतर आएँ तो कौन सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कौन सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? खैर कह सकते हैं कि नहीं, प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, उसमें खतरे रहते हैं, लोग हिंसात्मक हो जाते हैं या आक्रामक हो जाते हैं। मगर कोई भी आपको किस चीज़ की को स्वतंत्र रूप से कहने की इजाज़त है?
आप लिख नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते, पत्रकार की तरह आप जो कहते हैं, आपको कभी भी FIR तो ऐसे हो गया जैसे वो कोई तोहफा देते हैं ना कि चलो भाई ये नज़र बट्टू, ये FIR कर देते हैं, FIR हो गया। जेल में भी पड़े हैं लोग, 5 साल से पड़े हैं, कितने भी साल से पड़े हैं, कोई सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, ये कहने की भी ज़रूरत नहीं है कि कौन सा कसूर किया था उन्होंने, बिना किए भी रह लेते हैं 17-18 साल जेल में, खाने पीने को तो मिलता ही रहता है। तो ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिसको लेके हम बहुत गर्व से भरे रहते थे कि हमारा लोकतंत्र है और हमारे पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो कभी भी नहीं थी, अब बिल्कुल भी नहीं है। अब वो लोग भी उस दबाव में आ रहे हैं जो उससे थोड़े थोड़े मुक्त थे, और एक ख़ास समुदाय के लिए तो ये ख़ासकर से उन पर दबाव डाला जा रहा है, उनको उन पर तो एक ख़ास दबाव है, मगर सभी पर है। मगर जो मैं एक जनरल बात कहना चाहती हूँ ये है कि अगर आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अपने लिए चाहते हैं तो दूसरे को भी देनी पड़ेगी। हम चाहते क्या हैं कि हमारे पास तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, दूसरे के पास ना हो। जैसे ही कोई कुछ कहता है हमारी भावनाएं आहत हो जाती हैं, और पता नहीं क्यों वो भावनाएं हमेशा धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं। यानी हमारा कोई भी पूर्वग्रह आहत हो तो हम उसको कहते हैं धार्मिक भावना आहत हो गई, यानी हमारा धर्म पूर्वग्रह है, जो वैसे है ही धर्म पूर्वग्रह ही होता है, तो हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं और उससे हम बहुत घबराते हैं। अरे भाई तुमने हमें आहत कर दिया। अब अभिव्यक्ति की अगर आप स्वतंत्रता देंगे तो घर बैठ के मिठाई थोड़ा पका के आपको खिलाएगा बना के, वो कुछ तो करेगा जिससे कोई तो आहत हो। भाई सत्ता आहत हो, पूंजीपति आहत हो, गलत बोलने वाला आहत हो, फेक न्यूज़ देने वाला आहत हो, तर्कहीन बातें करने वाला, अगर कोई तो आहत हो। अगर कोई भी आहत नहीं होता तो फ़ायदा क्या बोलने का? जैसे मैं कहती हूँ लिखने का फ़ायदा क्या अगर कोई नाराज़ ही नहीं होता? मतलब भाई आप किस लिए लिखते हो? जब हम लिखते हैं तो हमारी किताब पढ़ के उसको लगता है पाठक को कि ये अच्छा मुझे तंग करने के लिए आ गया, मैं अच्छा खासा रह रहा था, अपने पुराने विचारों को मान कर जी रहा था, अब ये मुझे नई नई बातें सिखाने आ गया। तो हर कृति को पढ़कर आपको गुस्सा आता है। किसी किसी कृति को पढ़ के आप आक्रामक हो जाते हैं, उसको जेल भिजवाने पर उतारू हो जाते हैं, मगर आपको गुस्सा तो आएगा ही। अगर गुस्सा नहीं आया आपको कोई कृति पढ़कर तो इसका मतलब कृति बेकार है, उसमें कुछ नहीं है, वो वही कह रहा है जो आप जानते हैं पहले से। तो जो भी लेखन हो, पत्रकारिता हो, फिल्मांकन हो, कुछ भी हो, जो भी क्रिएटिव काम है, रचनात्मक काम है, उसमें कोई ना कोई तो आहत होगा ही। और उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आप चाहते ही इसलिए हैं क्योंकि आपको पता है आप किसी न किसी को आहत करेंगे। अब किस हद तक आहत कर सकते हैं वो तय करना होता है। अगर आप उसको बॉडीली हार्म कर रहे हैं, उसको मतलब आप हिंसा उस पर कर रहे हैं, जिस्मानी हिंसा कर रहे हैं, या उस पर इतनी ज़बरदस्त रूहानी हिंसा कर रहे हैं कि वो आत्महत्या ही कर ले या मरने के करीब पहुंच जाए, तो उसकी एक सीमा तय की जाती है। मगर अश्लील होना कोई बुरा है काम नहीं है, अच्छा ही है, क्योंकि अश्लील क्या है ये हमें पता ही नहीं। जब हमको ये नहीं पता कि अश्लील क्या है तो हम अश्लील कैसे तय कर लेते हैं? मज़े की बात है हमने आज तक ये तय नहीं किया कि अश्लील क्या है, मगर हम अश्लील फटाफट तय कर लेते हैं। और ये जो चुटकुले वाली बात की, जो विदूषक वाली बात है कि ये शुरू से यहाँ हमारे यहाँ भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र के ज़माने से लेके अब तक लोग लिखते आए हैं और काफ़ी आराम तसल्ली से लिखते आए हैं। उनके ऊपर किसी ने कोई FIR वगैरह नहीं की है, कुछ नहीं किया है। ये हाल फिलहाल हुआ है क्योंकि जो आज राज कर रहे हैं, जो आज सत्ता में हैं, वो डरे हुए लोग हैं, वो नहायत डरे हुए लोग हैं और हम उनसे डरे हुए हैं। अब आप सोचिए एक कायर से दूसरा कायर डरे तो वो तो फिर हद ही हो गई ना। मतलब ये कायरता का साम्राज्य है, कायरता का और अर्थहीनता का। आप कुछ भी बोल जाइए, भाषा को कोई मतलब नहीं है, कुछ भी बोल दीजिए, किसी चीज़ का कोई मतलब होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बस मंदिर होना चाहिए, मंदिर होना चाहिए, मंदिर होना चाहिए और आपकी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। आपको नहीं पता आपकी धार्मिक भावनाएं हैं क्या,
मगर जो भी आपका पूर्वाग्रह है वो आहत नहीं होना चाहिए, और मंदिर पर मंदिर बनते रहने चाहिए। उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, जब इतनी जनता है उसमें से कितनी मर गई, क्या फ़र्क पड़ता है भाई। हम लोग तो वैसे ही बहुत पावन बुद्धि के लोग हैं कि भाई मरना जीना तो लगा ही रहता है। तो मैं ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और लोकतंत्र, लोग कह रहे हैं लोकतंत्र नष्ट हो रहा है, मैं कहती हूँ लोकतंत्र नष्ट हो चुका, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो चुकी। अब आप इस खुशफहमी में हम जी रहे हैं कि नहीं, हम थोड़ी बहुत कुछ हम बचाए रखा है अभी हमने, या ये ज़रूर है कि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। शायद ये जो हमारे एक विदूषक यहाँ बैठे हैं, संजय पजौड़ा, और भी हम भी विदूषक ही हैं, और क्या है, जब लिख रहे हैं तो विदूषक ही हैं। तो हम लोग हो सकता है कि कुछ बचा ले जाएं। और फिर आनंद पटवर्धन जैसे लोग हैं, वो तो मैं तो लेखक हूँ ना, मैं ज्ञानी लोगों की बात कर रही हूँ कि ज्ञानी लोग अभी आपसे बातचीत करेंगे तब थोड़ा ज्ञान आपको मिलेगा। शुक्रिया। मृदुला जी ने कहा कि प्रोटेस्ट नहीं करने देते हैं, वो उनको दिखाने के लिए प्रोटेस्ट की इतनी आज़ादी वो देते हैं कि उनके बताए हुए तयशुदा समय पर, तयशुदा जगह पर, और जितने वक्फे के लिए उन्होंने कहा उतनी जगह पर आज्ञाकारी प्रोटेस्ट कर लीजिए जा कर के, उस आज्ञा के अंदर रहते हुए। लेकिन अगर आपने शोर शराबा किया या उनको कुछ ऐसा लगा जो अच्छा नहीं है, तो जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि लाठी ऐसी पड़नी चाहिए कि दोबारा किसी भी प्रोटेस्ट में आने लायक ना रहें। तो ये सारी चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों के बीच में जो अभिव्यक्ति की आज़ादी का सवाल है, वो कैमराबद्ध जो आज़ादी है, वो भी अभी हमने देखा फूले फिल्म आई, उसमें क्या हुआ। तो आनंद पटवर्धन साहब ने जिन चीज़ों को रिकॉर्ड करके दर्ज किया है, वो वाकई बहुत बहादुरी का काम है। उन तक तो पहुँचेंगे, उनसे पहले मैं राजू साहब से गुजारिश करती हूँ। हेलो, राजू साहब से गुजारिश करती हूँ, राजू रामचंद्रन साहब से, कि आप तशरीफ़ लाइए और हमें इससे पहले कि हम बहक जाएं और कोई बाहर हमारा इंतज़ार करे, इससे पहले हमें सचेत कर दें कि क्या क्या हम कह सकते हैं। डरे हुए लोगों से बातें कर रहे हैं, जैसा कि मृदुला जी ने कहा। आप इधर आना चाहेंगे या? हम लोगों को ये ज़रूर बताइए कि प्रोटेस्ट कैसे कर पाएँ। नमस्कार। सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद जी को 2 शब्दों में श्रद्धांजलि। प्रेमचंद जी की रचनाएं बताते हैं कि एक साहित्यकार को निडर होना होगा, क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही समाज में बदलाव की नींव डाल सकता है। With this tribute to Munshi Premchand, whom all of us have been reading from our childhood, I place for you a few points for consideration. First, it is not correct that restrictions on free speech are a recent phenomenon. How do we deal with it now? Restrictions on free speech have been there for as long as the state has existed. And let's come to the Constitution of India, 1950. So the first free speech cases were decided by the Supreme Court in 1950 itself. Ramesh Thapar, Crossroads, Communist Weekly. Brij Bhushan, Organizer, RSS Weekly. Both faced restrictions in the first year of the Constitution, and the Prime Minister was the Democrat Jawaharlal Nehru. So
the point which I wish to make is that the very structure of a constitution which gives rights to the citizens and at the same time gives power to the state to impose restrictions creates this tension, this state of confrontation. So today, I am not in a position to offer you legal solutions as to how restrictions can be avoided or how writers can be safe. That situation can't exist. You don't live in that utopia. There has to be this creative tension, this constant confrontation. And that is how democracy will thrive. When we are talking of increased instances, all that we are seeing now compared to the past is that because of modern technology and easier communication, internet, social media, etc., therefore there is greater scope for people to express themselves, and there is greater scope for the state to notice, and there is greater scope for complainants, some genuine, some busybodies, to complain. So this increase which we are seeing is only as a result of more means of communication being available. Now, one of the questions posed in the program, in the invitation to speak, is who is to judge? How do we arrive at a balance? Now, the first question, who is to judge? The answer is the judge is to judge. But then there is one more question, who is the judge? Is the judge an LLM from Harvard, a woke judge? Or is the judge an LLB from Kurukshetra, steeped in Indian family values? Therefore, depending on which court, which judge your case goes before, the standard of restriction will vary. And that's a fact of life, whether it's in India or in America. In America, you may be before a Republican-leaning judge or you may be before a Democrat-leaning judge. So a lot depends on the makeup of that particular judge. Now, judges will be presumed to know what the Constitution permits and what it does not. But in this very recent instance which Mridula ji spoke about, one is having a little doubt about whether judges know what the Constitution says, for the reason that when the CPM went to the Bombay High Court against an order refusing permission to hold a public meeting or a rally on the question of Palestine, the fundamental right involved was not right to free speech under Article 19(1)(a), but the right to assemble peacefully under Article 19(1)(b). Now, friendly relations with foreign countries is a ground of restriction under Article 19(1)(a), freedom of speech. But friendly relations with foreign countries is not a ground of restriction under Article 19(b). This, the Bombay High Court doesn't seem to have realized when it said, you want to speak in favor of Palestine, do you understand the international impact of what you're doing, and now look after municipal issues, etc. So this presumption of knowledge of the Constitution itself may not attach to all judges. And I think, it's a rare thing that the CPM Politburo
has passed a resolution condemning this view of the Bombay High Court. It's something very rare that a political party condemns the view taken by a High Court. Of course, they could have appealed to the Supreme Court, perhaps they are. But the fact that they have found it necessary to publicly censure the Bombay High Court, I think it was something necessary and overdue, because if such remarks are made by a constitutional court, then there is reason for us to worry. Now, not everyone is like Mr. Anand Patwardhan, who can take his case right up to the Supreme Court and win thumping judgments, as he did a few years back. The effect, the chilling effect, is more on ordinary citizens who are dependent on intermediaries like Google, Twitter, whatever. How many have the capacity to challenge orders of takedown? This is the real danger. On the one hand, technology has afforded greater access to citizens to express themselves. But on the other hand, with restrictions like those placed by Section 66A of the Information Technology Act, the ordinary citizen is stifled by the threat of takedown. And that is an unfortunate part of our life today, a citizen's life today, in spite of greater means of communication. A couple of other aspects I want to highlight for your consideration. Now, when you go to a court asserting your right to freedom of expression, the judge may give you protection but express his views or her views depending entirely on his or her personal makeup. Now, for instance, there was Ranveer Allahabadia, who said something which most of us would feel embarrassed about. Now, when it comes before the court, the judges are also people in their 50s and 60s. They are fathers, mothers, grandfathers, and grandmothers. So they do express themselves strongly, even while affording protection. Then the question arises, should judges be doing moral policing? Should they be advising people what they should say or not to say? Now, the point is, a judge can't divorce himself from his personality to such an extent. This is a price you have to pay when you go to the court. If you exercise your right to shock and offend, then you should be prepared for the judge also, while giving you reluctant protection, to give you a lecture on how you should or should not conduct yourself. Or you take the case of the Professor Mahmoodabad. Now, what is the price which he paid to get protection from the Supreme Court? That he would not make any further comments on the war with the neighboring country. Now, that one would think was beyond the scope of his petition, but that is a price which he had to pay.
an SIT is set up, the SIT goes into various other things. Then the court cautions him, saying, no, no, that was not your remit. You are here to just interpret these words in his tweet. Now we have to ask ourselves, what is it that 3 IPS officers are capable of interpreting, which 3 learned judges of the Supreme Court are not capable of interpreting and understanding? So these are some of the problems or contradictions which come up when you go to the constitutional courts for protection. I must just conclude with a reference to Mridula ji, who, as I said, was a heroine for me from my teens, because I read her work in translation. She also faced a criminal case for one of her great works. But then she is in the company of D.H. Lawrence, and who said that the work of D.H. Lawrence, that Lady Chatterley's lover, was obscene. It was not an ordinary Indian educated traditional judge. It was a barrister judge, Hidayatullah, Cambridge educated. If someone knew literature, it was a judge like Hidayatullah. And so, if someone like him, of his erudition, of his worldview and his exposure, can find D.H. Lawrence to be obscene, then what protection can you get from people with less impressive credentials? Thank you. शुक्रिया राजू साहब। जितना समझते हैं उतना उलझता जाता है। ये मामला कुछ ऐसा है क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी में जो डिजिटल का हस्तक्षेप हुआ है और जिसमें कई तरह की एडिटिंग पॉसिबल है, वो एडिटिंग आपको कहीं से कहीं पहुंचा देंगी जो आपने कहा या नहीं कहा, और इन सब के बीच में आप कब तक जवाब देते रहेंगे कुछ नहीं पता है। और ऐसे बहुत से मामले हैं। मैंने ख़ुद 3 साल 4 साल मुकदमा लड़ा है, मुझे गिरफ़्तारी के मेरे आदेश हो गए सिर्फ ये कहने पर कि जो अन्ना हज़ारे का मूवमेंट है करप्शन वाला, उसमें आरएसएस शामिल है, आरएसएस का सपोर्ट है, इसके लिए मैंने 4 साल मुकदमा लड़ा है। तो आप सोचिए कि, और ये हंस में ही छपा था वो आलेख जिसके लिए मेरे ऊपर मुकदमा हुआ था। तो ये जो बात है कि कोर्ट है, लेकिन कोर्ट किसके लिए है, ये बहुत ज़रूरी सवाल है। और दूसरी बात ये कि हम जानते हैं कि कहने की आज़ादी हमेशा से ताकतवर लोगों के पास रही है। दलितों के वो जो नाम रखे जाते रहे हैं, दलितों को जाति सूचक जो गालियाँ दी जाती रही हैं, महिलाओं को जो कुछ कहा जाता रहा है, ये तो पावरफुल के पास ये आज़ादी हमेशा से थी। उसका चीत्कार करने की आज़ादी आई थी कि वो जाने लगी है। तो सवाल ये है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी में हम लोग उनके लिए आज़ादी चाहते थे जिनको अभी तक सुनना पड़ रहा था और वो अब कहने को आए थे। तो जी यही बात है। संजय, आपकी जो विधा है वो शानदार है और लोग शायद अब मानने लगे हैं कि न्यूज़ वाले तो वो काम नहीं कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए, स्टैंड अप सटायरिस्ट और कॉमेडियंस ही वो कर पा रहे हैं, आंखों में आंखें डाल करके बात कर पा रहे हैं। तो संजय, आप आकर के अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। अगर ये ना चले तो वो वाला चलेगा। 10 मिनट आराम से, या टेक योर टाइम। लोगों को नमस्कार। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया हंस का मेरे को यहाँ बुलाने के लिए, इस महान पैनल के साथ बैठने के लिए। मैं तो आपके सामने बहुत छोटी सी चीज़ हूँ।
रचना जी, आपको मेरी वजह से पिछले दिनों काफ़ी दिक्कत उठानी पड़ी आपने, लेकिन बहुत बहादुरी से सामना किया। अभिव्यक्ति की आज़ादी में उसकी भी बात करूँगा, और हम बड़े ही वाहियात किस्म के समाज में रह रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि मुंशी प्रेमचंद अगर आज होते और उनकी ईदगाह कहानी छपती तो अमीश देवगन जैसा चंपक उनको बिठा के बोल रहा होता कि इसका हीरो हमीद क्यों है, आप पाकिस्तान चले जाइए। ये वो देश है जहाँ पे दीवारों पे लिखना पड़ता है कि गधे के पूत यहाँ मत मूत। यहाँ सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी दे दी अगर आपने। मेरा थोड़ा इस पे डिफरेंट टेक है कि चर्नोविस्की ने एक बार कहा है कि लोकतंत्र में सभी को सोने की थाली में खाने का अधिकार है, लेकिन सभी के पास सोने की थाली होनी आवश्यक है। ठीक यही लॉजिक मैं अभिव्यक्ति की आज़ादी के ऊपर, फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर भी लगाता हूँ कि जो सोसाइटी, जो कंट्री बिकॉज ऑफ क्लास एंड कास्ट इतनी डिवाइडेड है, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच किसकी लग्जरी है? सिर्फ उसी की लग्जरी है जिसके हाथ में पावर है, जो क्लास और कास्ट में पिरामिड में सबसे ऊपर बैठा हुआ है। उसी के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है और वही उस फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करता है, वही उस फ्रीडम ऑफ स्पीच को जिस तरह से चाहे इस्तेमाल करता है, जिसके खिलाफ चाहे इस्तेमाल करता है। और अगर उनको रोका टोका जाता है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का रोना रोने लगते हैं। लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि इस मुल्क के अंदर, इस समाज के अंदर किसी दलित, पिछड़े या किसी गरीब को वही फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की आज़ादी का डिबेट बेमानी है जब तक कि इस देश में या इस समाज में सभी के पास सोने की थाली में खाने का अधिकार नहीं है, और सभी के पास वो सोने की थाली नहीं है। आप खुद देखें, ये कंट्री इतना ज़्यादा क्लास और कास्ट पे चलता है कि हमारे डीएनए के अंदर ये घुसा हुआ है कि जो क्लास में और कास्ट में हमसे नीचे है, हम उस पर कुछ भी, किसी भी किस्म की दादागिरी कर सकते हैं। अभी मृदुला मैम ने बात करी कि वो पैलेस्टाइन का प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहे बॉम्बे में। जज ने बोला कि आप सड़कें साफ़ करो। मुझे माफ़ करना, मैं तो मेरी नज़र में जज की इज़्ज़त थोड़ी बढ़ गई, क्योंकि हमारा मुल्क सच में गंदा है, हमारी पब्लिक स्पेसेस सच में गंदी हैं। और आप पैलेस्टाइन का प्रोटेस्ट करने तब जाओ जब आपके यहाँ के सारे बच्चों को खाना मिल रहा हो, सारी बच्चियों को इंसाफ मिल रहा हो। और हमारा देश इतना गंदा क्यों है? क्योंकि जिनके पास अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जो अपर कास्ट है, वो सोचते हैं कि पब्लिक प्लेसेस को साफ करना मेरा काम नहीं है। पब्लिक प्लेसेस को साफ करने का काम दूसरी जाति का है। और अभिव्यक्ति की आज़ादी का इस्तेमाल भी यही लोग कर रहे हैं। तो लुक एट द प्रिविलेज इम्बैलेंस। मैं क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी कभी कभी थोड़ी, हालांकि मैं कॉमेडी नहीं करता, अब शिवा ने बोला कि मैं 16-17 साल से कर रहा हूँ। वैसे जब से शिवा मेरे को समझ में आया कि एक सरकार नाम की चीज़ होती है, मैं तब से कॉमेडी कर रहा हूँ और सरकार से बहुत इंस्पायर होता हूँ मैं। और पिछले 11 सालों में तो मतलब फिल्म ख़त्म ही नहीं हो रही है। लेकिन ये एक बात मेरे को समझ में आ गई है कि जब तक स्टेट रहेगा वो आपको उतनी आज़ादी नहीं देगा कि आप उसको ही सिंहासन से उतार दो, लेकिन वो एक माहौल बना के रखेगा आपको ये बताने के लिए कि आपके पास अभिव्यक्ति की आज़ादी है। और वो किस तरीके से एक प्रिविलेज क्लास के थ्रू अपना ये एजेंडा पूरा करता है, ये मैं आपको जरा बताता हूँ। पिछले दिनों एक कंट्रोवर्सी आपने देखी होगी स्टैंड अप कॉमेडी की दुनिया में। कुणाल कामरा ने जाके कुछ बोल दिया और वो थिएटर फोड़ के चले गए और शोर मचा के फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। शोर उसी तबके में मच रहा था जो तबका वहाँ पर इतने महंगे टिकट खरीद के आके देख भी सकता है उसको। लेकिन उसको एक्सक्यूज यूज करके इंडिया में जितने भी भद्दे भद्दे किस्म के रद्दी 2-2 पैसे के कॉमिक्स हैं, उन्होंने माइलेज ली ये कह के कि हो हमको बड़ा डर लग रहा है, हमको बड़ा डर लग रहा है। अबे तुमको क्यों डर लग रहा है? तुम ऐसा क्या बोल रहे हो कि सरकार को तुमसे टेंशन हो? तुम तो एग्जैक्टली वो बोल रहे हो जो सरकार चाहती है कि तुम बोलो। सरकार को तुम्हारे जैसे जोकर चाहिए ताकि वो बोल सके तुम्हारे थ्रू कि देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच है।
अगर आनंद पटवर्धन साहब की फिल्मों पे पाबंदी लगने के बाद या इन पे पाबंदी लगने के बाद करण जौहर बोलने लग जाए कि हमें बड़ा डर लग रहा है, तो कोई लॉजिक है? करण जौहर आके लिमेंट करने लग जाए कि इस कंट्री में अब फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। भाई आप जो बना रहे हो उसको तो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होना चाहिए। अगर आप गौर फरमाएंगे तो इस मुल्क के अंदर जो हिंदुत्व प्रोजेक्ट है वो कोई बहुत रीसेंट नहीं है। इसकी शुरुआत हुई थी लेट 80s अर्ली 90s में, जब आपके घरों में ये एकता कपूर, करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, रामानंद सागर और ये लोग घुसे थे। ये एकता कपूर और आदित्य चोपड़ा लोगों ने ही एक एनआरआई ब्रिगेड खड़ी करी थी, जो रहते न्यूयॉर्क में थे लेकिन करवा चौथ मनाते थे वहां पे और गोरों के ऊपर हंसते थे रेसिस्ट कमेंट मार मार के। अब वही लोग बोल रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। तो ये जो हमारे समाज की, मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच का बताऊं, मैं दर्जनों बार पाकिस्तान गया हूं और वहां पे मैंने सभाओं में खड़े होकर आईएसआई की तफरीह ली है, वहां के फौजियों की तफरीह ली, वहां के पॉलिटिशियंस की तफरीह ली है। कभी मुझे तो किसी ने नहीं पकड़ा, मुझे यहां पे पकड़ लिया। मुझे यहां पे पुलिस उठा के ले गई, मेरा 20 घंटे इंटेरोगेशन किया और मैं उनकी लाइफ देख रहा हूं, मुझे मजा आने लगे उस इंटेरोगेशन में। और मैं उनको देख, मुझे उन पर दया आने लगी कि वो क्या काम कर रहे हैं यार। वो एक ही सवाल को 20 घंटे तक बार बार रिपीट कर रहे हैं। मैं सोचा क्या जिंदगी है इन लोगों की। एक बंदा वो बयान हाथ से लिख रहा है और दूसरा बंदा वही बयान कंप्यूटर से टाइप कर रहा है, और वो जो बंदा हाथ से लिख रहा है उसका हाथ दुख रहा है, और मैंने भी लंबे लंबे जवाब देने शुरू कर दिए। मेरे को शायद सबसे ज्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच वहां इंटेरोगेशन में मिला। उसका हाथ दुख रहा है, वही बयान वो कंप्यूटर पे टाइप कर रहा है। जो कंप्यूटर पे टाइप कर रहा है वो ऐसे ऐसे नहीं टाइप कर रहा जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, वो ठक 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 ऐसे टाइप कर रहा है। सो आई लुक्ड एट देम एंड आई फिगर कि इतना डिसफंक्शनल है सब कुछ। फ्रीडम ऑफ स्पीच एक जिम्मेदारी के साथ आता है। क्या हम सब में वो जिम्मेदारी है? हम यूएस में जाके टारगेट में 7-7 घंटे घूमते रहते हैं चोरी करने के लिए। आपने देखा होगा सभी ने वो वीडियो, उस महिला ने। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये जो एक शील्ड है, ये लिया हुआ है एक अपर कास्ट अपर क्लास प्रिविलेज ने, जो उसका इस्तेमाल करके कुछ भी करते हैं, कुछ भी बोलते हैं और फिर अपना अधिकार समझते हैं और बोलते हैं कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मैं ये मानूंगा कि इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच तब होगी जब इस देश का गरीब से गरीब आदमी भी ये हिम्मत रखेगा और ये हक रखेगा कि बात वो जो बोल रहा है उसकी भी सुनी जाएगी। और जब तक वो अचीव नहीं हो रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की डिबेट सिर्फ अर्बन एलीट प्रिविलेज सर्कल्स में होने वाली एक मूड लाइटिंग है, जैसे कि डेमोक्रेसी हो गई है, और वो हम करते रहेंगे और एक दूसरे के साथ एक दूसरे की पीठ थपथपाते रहेंगे। लेकिन उस गरीब तबके को, उस पिछड़े तबके को वो फ्रीडम ऑफ स्पीच ना कभी मिली है ना कभी मिलेगी, वो हाशिए पर ही रहेगा। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूं कि जब तक मेरी जिंदगी के 3 H हमेशा याद रखता हूं मैं, हिम्मत, हक और हास्य। और जब ये हिम्मत, हक और हास्य जो सबसे गरीब, सबसे पिछड़े, सबसे कमजोर के पास भी आ जाएगा और उसकी बात भी सुनी जाएगी, तब मैं शायद ये शिकायत कर सकूं किसी न किसी मौके कि भाई हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच थोड़ी कम हो रही है। अभी मुझे बेईमानी लगता है, मुझे लगता है कि जब तक बराबरी नहीं होगी, जब तक सब लोग वो सोने की थाली लेके नहीं आ जाएंगे जिसके बारे में चर्नोविस्की ने कहा है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की डिबेट, ये बहस जो है, ये मुझे बेईमानी लगती है। नॉट टू से कि हमें इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, मगर इस बारे में मेरा विचार ये है। धन्यवाद। हमारे देश में सिर्फ एक दलित स्टैंड अप कॉमेडियन है, फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्ड मैंने कहा आप लोगों को बता दूं, मंजीत सरकार, और कोई नहीं है। तो अभी आदिवासी समाज से कोई स्टैंड अप नहीं आया है हमारे बीच में। और इसी तरह के जितने भी हाशियाग्रस्त समाज हैं, नॉर्थ ईस्ट से आना बाकी, नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों को सुनना बाकी है, बहुत कुछ सुनना बाकी है। बहुत शुक्रिया संजय, वेरी ब्रीफली बट यू हैव टच्ड ऑल द रेलेवेंट थिंग्स, टॉपिक्स। एक करार है एक सिटीज़न का, एक नागरिक का अपने राष्ट्र राज्य के साथ,
एक समझौता है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो टूट रहा है। जो बुनियादी समझौता था कि हम आपके हवाले अपनी सारी आज़ादियाँ कर देंगे और आप बदले में हमें हमारे जान माल और इज़्ज़त की रक्षा करेंगे, और जो भी सलाहियतों के साथ हम पैदा हुए हैं उनको उभारने के लिए आप हमें शिक्षा और स्किल दे देंगे, जिससे कि हम अपने परिवार का, अपने समाज का कुछ अच्छा काम कर सकें, कुछ भला कर सकें। ये बुनियादी सोशल कॉन्ट्रैक्ट हमारा टूट रहा है। और वो जो टूट रहा है वो किन किन खित्तों में टूट रहा है, किन किन इलाकों में टूट रहा है, किन किन कैटेगरीज में टूट रहा है, वो जो जान माल और इज़्ज़त की हिफाजत का जो सवाल है, और ये बहुत मल्टी लेयर्ड सवाल है, उन्हीं सबको दर्ज करते रहे हैं आनंद पटवर्धन साहब। अब हम उनको सुनेंगे। आनंद साहब, आप तशरीफ लाइए। मुझे माफ़ कीजिए कि मैं हिंदी में मेरी विचारधारा जो है वो मुझे ट्रांसलेट करना पड़ता है अंग्रेज़ी से इंग्लिश, तो मैं डायरेक्टली इंग्लिश में बोलूँगा तो समय थोड़ा बचेगा, तो आपकी इजाज़त हो तो अंग्रेज़ी में बोले। तो एक चीज़ से संजय जी की बात बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आई है, मगर थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि हम जो आज़ादी की मांग कर रहे हैं, स्वतंत्र यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी की मांग कर रहे हैं, हम हैं अपर कास्ट भी हैं, हिंदू भी हैं, मेजॉरिटी कम्युनिटी से भी आते हैं, मगर तब भी मुझे लगता है कि इसके लिए हमें लड़ना चाहिए, क्योंकि आज जो देश में हो रहा है इसमें अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? अगर जो प्रिविलेज कास्ट और क्लास है वो नहीं बोलेगा, उदाहरण से राम के नाम किसी मुसलमान ने बनाई होती तो वो जिंदा नहीं रहता। तो ये हमें अपने प्रिविलेज का फायदा उठा के हमको बोलना ही पड़ेगा, ये हमारा फर्ज है। It is our duty to speak क्योंकि we are privileged. Whoever has the chance to speak has to speak. तो इतना ये आई नो कि वो आपका इंटेंशन नहीं था, मगर मैं क्लियर करना चाहता था। तो एक मैं अंग्रेजी में पढ़ लेता हूँ इसको। पहले प्रेमचंद जी की याद हमें आ रही है आज, और जिन लोगों ने प्रेमचंद का काम आगे संभाला, राजेंद्र जी और अभिरचना जी और उनकी पूरी टीम, तो उनको धन्यवाद देता हूँ सबको। So the curbing of expression takes many forms. Murder is the most extreme. Many were killed during our freedom struggle. The killings continued after independence, from Gandhiji to Dabholkar, Pansare, Kalburgi, Gauri Lankesh, to name just a few. And I would add even Hemant Karkare, whose work was undone today by the court. Hemant Karkare was the chief of ATS, Anti-Terrorist Squad, who was one of the only officers who started investigating Hindutva terror. He is the one who caught Sadhvi Pragya. He is the one who caught, and through that exposed the fact that from 2002 till 2008, there were a series of killings and bomb blasts that were said to be done by Muslims, but were actually done by Hindutva. And at that point in time, because he was investigating, I think the Hindutva forces decided that they have to get rid of this ATS officer. And it so happened that when the Pakistani terror attack took place in Mumbai, there was a parallel terror attack by Hindutva which claimed the life of Hemant Karkare and many more. This is, I'm saying this, if somebody wants to, if that is illegal, I'm sorry. Writing, painting, theatre, music, cinema,
I'd be here forever if I spoke on all of these, so I'll restrict myself to documentaries and my encounters with censorship. As you know, there is a CBFC, Censor Board is Central Board of Film Certification, which is, by its name it sounds that it only has to certify. So adults hai, universal hai, but it operates as a censorship board. And I have unfortunately had to fight this kind of censorship almost from the first time that I started making films. There are basically two types of court cases that I ended up fighting. One was the case to get the film legally certified so public can see it. And secondly, I started fighting court cases against Doordarshan because by some chance, if any of one of my films won a national award, we could argue in court that the government of India has given me a national award and they are not allowing the public of India to watch the film. So not only on that ground, but on the ground of freedom of expression and the right to information of the public, we won, I think I totally won 7 court cases, including 2 that went to the Supreme Court. It started in 1985, and the reason that I was able to fight in court is again part of caste class privilege, but also because I found lawyers who fought pro bono without taking money, and I was helped throughout my filmmaking career by amazing lawyers who dedicated their time and effort to fight these cases. I'll mention one, that is P.A. Sebastian, who passed away, but who fought many of my cases in the Bombay High Court. Now, it began with Bombay, Our City, a film on the slums of Bombay. Demolitions were happening, and the film was about the demolitions of the poorest of the poor. That film won a national award, and then the Doordarshan said when we took it to them, they didn't want to show it, so we fought the case in the High Court, and the court ordered Doordarshan to show the film. But Doordarshan showed it at 11 o'clock at night, only once obviously. And then the next case, one more case happened like that in Memory of Friends, which was made during Khalistan movement about Hindus and Sikhs who were traveling through Punjab, taking the ideas of Bhagat Singh to stop the Hindus and Sikhs from killing each other. And it was also about the 84 massacre of Sikhs in Delhi. So that film, finally, that Doordarshan ordered to show it. And the next film that came to court was Ram Ke Naam. I'm now talking about the Doordarshan cases. So the Doordarshan refused. I remind you that Congress party was in power, then United Front party. There were many governments came and went, but nobody thought that this is a film that should be shown. Finally, we won the case in the High Court. And before it was telecast in Parliament, L.K. Advani and everybody tried to stop the film. They said it will cause law and order problems all over the country. But the film was shown on Doordarshan. There was no episode of Law and Order. And by the way, the same government that didn't want to show Ram Ke Naam on TV was showing Ramayan serial as the Babri Masjid was, being attacked. The prelude to that was non-stop telecasts of Ramayan, which for the first time, in a sense, took the whole story to every home, because by this time television had, at least Doordarshan had started to reach all over the country. And then after Ram Ke Naam, the next case was Father, Son and Holy War. And maybe I will show you 2 clips from Father, Son and Holy War, which was a film that we made about the connection between Mardangi and Sampradayikta, machismo and religious violence. So I'll just show you 2 clips and then talk about them afterwards. Sorry, आपको वहाँ से थोड़ा सा उठना पड़ेगा और बोतल भी निकालनी।
सब पब्लिक लूट रहे थे, अभी कौन लूट रहा था ये मालूम नहीं। हाँ, मजा भी आ रहा था, और जो सामान लेके जा रहे थे उनको दूसरे पब्लिक बोल रहे थे कि जय श्री राम बोल के लेके जाना। एक विशिष्ट समाज का, वही भी समाज का नाम नहीं लेते, उसका दुकान का सामान निकाल के जला देने का। तो यहाँ एक भी मुस्लिम नहीं है, तो उनका दुकान, यहाँ उनका जितना भी धंधा है उनको यहाँ धंधा नहीं करने देने का। गवर्नमेंट उसको अगर इतना सपोर्ट करता रहेगा, मियां भाई बन जाए। अरे भैया नरसिंह राव क्या है, नरसिंह राव को बोला नरसिंह राव साड़ी पहन के बैठ जाए। क्या बोला? साड़ी पहन के बैठ जाए, वरना और कुछ करे नहीं बीजेपी। आग अभी बुझी नहीं थी, घायलों की चीखें माहौल में गूंज रही थीं, लेकिन इनसे भी ऊंची गूंज थी इन आवाज़ों की। सबक सिखा दिया हमने, हम नपुंसक नहीं हैं, चूड़ियाँ नहीं पहनी हैं हमने, हम मर्द की औलाद हैं। देख लो जरा ये जड़ी का शक्ति में बता देता हूँ। कैलाश पर्वतों के अंदर में हनुमान बजरंग बली गए थे और उन्होंने क्या बोला कि भाई सजीवनी बूटी ले आओ। देख लो बातों बातों में सब मैंने ये जड़ी का जूस देखो ये पानी में लिया। दरियाई ताल मखाना रगड़ पीस के ना मर्द को खिलाओ ये बना देगा मर्दाना। जवान आदमी की धात पानी हो गया, रात में सोने में गिर जाती है, साहब ये बहती धात को मजबूत करता है। देखो ये जड़ी मैंने पानी में दिया और ये जड़ी का ताकत में आपको यहाँ बतलाया, जरा देख लो। जो नहीं जानता है तो क्या सोचेगा कि रोड पे डालने का डामर है। ये रेलगाड़ी का कोयला नहीं है, रोड पे डालने का डामर नहीं है। इसका नाम देखो देश में विदेश में ओल्ड में भारत में माना हुआ चीज है। देखो आपके मराठी में कहते हैं दगड़ाचा घाम और अरबी भाषा में कहते हैं पत्थर मुमियान और हिंदी में कहते हैं शिलाजीत। बोलोगे हम शिलाजीत किसको खिलाएगा? खेत में खरियान में ऑफिस में दफ्तर में कारखाने में 12 घंटे का बाबू ने काम किया, बदन में कमजोरी, नेम से 2 तोला शिलाजीत खाओ, 80 साल का अवस्था हो जाएगा। 2 पैसे का टैबलेट नहीं खाओगे बाबूजी, हड्डी में कमर में बदन में जोड़ों में दर्द नहीं होगा। और लास्ट नंबर में बाबूजी ऐसे आदमी को खिला देना, बात का गुस्सा नहीं करना। आदमी देखने में पहलवान है, ऊपर से लगते हैं बड़े हसीन और बिगड़ गया मसीन। कारखाने वाला नहीं जो रात में चलाते हैं साहब, मगर नीचे वाली मशीन कैसे बिगड़ जाती है देखो मैं बता देता हूँ। कि देखो बाबू साहब, बहुत से आदमी अपनी मशीन को अपने हाथों से खराब कर लेते हैं, तो बहुत से आदमी क्या करते हैं कि देखो अपने नीचे वाले हथियार को पकड़ के भाई साहब रगड़बाजी नंबर लगा देते हैं ज्यादा। कोई भी डॉक्टर वैद्य को जाकर के पूछो आप, अगर गर्मी ये डंडे में चला गया तो मर्द का ये नीचे का डंडा बाबूजी कैसा हो जाएगा। ये देख लो मैं आपको बता देता हूँ, समझदारों के लिए बता रहा हूँ। ये आगे से हो जाएगा डबल, पीछे में हो जाएगा बाबूजी पतला, और 2-4 साल अगर साहब इसमें रगड़ा कर ज्यादा लग गया, मालिक जानता है बाबूजी सिलेंडर लटक जाएगा भुसावल के केले के समान। 25,000 रुपया लगाकर आप शादी बना लो। पहला एक चोट मारोगे गाड़ी पलट फारें जवान का सिंगल डाउन हो जाएगा। कसम मालिक का देता हूँ, आज मेरे से लेने देने की बात छोड़ो, खाली भैया 2 रत्ती सलाजित अभी फ्री देता हूँ, घड़ी लगा के काम कर लो। औरत मर्द की कपड़े में सो जाओ, टांग में टांग फंसा देना, सिलेंडर को निकाल के उड़ा देना, ऐसा जाएगा भैंस के तबेले में खूटा। 11 मिनट का रगड़ा मारोगे, मर्द की धात लीक होगा जैसे कमान से तीर,
शिवसेना भारतीय जनता पार्टीचा हा हिंदुत्वाचा विजय हा केवळ महाराष्ट्रावरचा भगवा ध्वज नसेल तर श्रीनगरमध्ये नवे उद्या गरज पडली तर इस्लामाबाद मध्ये सुद्धा भगवा झेंडा रोवण्याची सुरुवात आम्हाला मुंबईच्या विधानसभेवरून करायची आहे. काय माणसं आहेत, रक्ताचा विचार नाही, जन्म कुठच्या कुळात झाला त्याच्याबद्दल काही त्यांना पर्वा नाही. इथे आमचा राग आहे, इथे आमचं रक्त सळसळतं, हिंदूंचं रक्त सळसळतं. मला एक दिवस या देशाचा पंतप्रधान बनवा, फक्त एक दिवस. एक दिवसात पंजाब आणि काश्मीरचा प्रश्न सोडून दाखवतो. एक दिवसात सहज शक्य आहे ते. गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम. तुमच्याकडनं जर ही शांतता आणि सुव्यवस्था सांभाळली जाणार नसेल तर माझ्या प्रत्येक शिवसैनिकाच्या हातामध्ये मला स्टेनगन द्यावीच लागेल. जिथून मिळेल तिथून मी घेईन, पण मात्र त्या शत्रूशी मुकाबला केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही. देश खतम झाला, हिंदुत्व आमचं उद्ध्वस्त झालं तर देशाला वाचवायला एक मायेचा पूत येणार नाही. तो फक्त तुमच्यातलाच मर्द निर्माण होऊ शकतो आणि तो मर्द निर्माण करण्याचं काम आम्ही हिंदुत्वाच्या रूपानं करीत आहोत. एज इट हैपन, क्योंकि सेंसर बोर्ड ने पास नहीं की, फिर हम गए रिवाइजिंग कमेटी में, फिर उन्होंने कहा कि आप फर्स्ट पार्ट हम पास करते हैं मगर कट्स चाहिए. वो एपेलेट ट्राइब्यूनल तक बात पहुंची, तो एपेलेट नहीं, बाद में बात पहुंची, पर एपेलेट ट्राइब्यूनल में इन्होंने कट एक मांगा था. पहला जो सीन आपने देखा कि जो डेड बॉडी है इसको आप दिखा सकते हैं मगर एक ही क्षण में उसको ऑफ कर देना चाहिए, यानी आप उसकी इतना लंबा शॉट नहीं रख सकते हैं. तो हमने ये आर्ग्यू किया कि हमने इतना लंबा शॉट इसलिए रखा है कि आप देख रहे हैं कि ये सड़क पे लाश पड़ी है और लोग ऐसे ही उस लाश के बगल से निकल के जा रहे हैं जैसे कि कुछ नहीं हुआ है. यानी साइकिलिस्ट जाता है, पैदल लोग जा रहे हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं. तो हमारा मकसद ये था कि देश भी यही कर रहा है. जो हुआ है दंगों में, जो फसाद हुआ है, आप उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहते हो. आप, मुझे कई लोगों ने कई बार कहा, राम के नाम के बाद में भी, दूसरे फिल्मों के बाद में, कि ये आप क्यों दिखा रहे हो, ये तो आप लोगों को भड़का रहे हो. और यानी जो हमारा देश उस समय का जो था वो इस चीज़ को नज़रअंदाज करना चाहता था कि कोई भी वायलेंस हमारे देश में हो रहा है. आज भी वही स्थिति है. आज आप रोज़ हम पढ़ते हैं, पढ़ने में भी नहीं मिलता है कभी कभी, मगर कभी कभी क्योंकि लोगों के पास आज सबके पास फ़ोन है तो लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर कहीं ना कहीं यूट्यूब पे दिखाई देता है कि किस तरह का माहौल हमारे देश में बन रहा है. परसों गुड़गांव में क्या हुआ, हर जगह देश में आप देख रहे हैं कि इस तरह का भयानक फसाद हो रहा है और लोग उसके बारे में सोचते नहीं है, इसलिए क्योंकि हमारे मीडिया में वो आता ही नहीं है. तो वो उस कट को लेके हम जीत गए अपेलेट ट्राइब्यूनल में और हमें यू सर्टिफिकेट फर्स्ट पार्ट के लिए मिला. मगर सेकंड पार्ट के लिए उन्होंने पास कर दिया मगर एडल्ट सर्टिफिकेट दिया. तो जब हम दूरदर्शन की लड़ाई लड़ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट तक वो बात गई, तो दूरदर्शन ने कह दिया कि हम एडल्ट फिल्म तो दिखा ही नहीं सकते, हमारा कानून है कि एडल्ट फिल्म आप नहीं दिखा सकते. तो हमें आर्ग्यू करना पड़ा कोर्ट में कि अगर कोई चाइल्ड बर्थ पे फिल्म बना रहा है, कोई एड्स के बारे में फिल्म बना रहा है, तो आप सेक्स के बारे में आपको कुछ तो आपको बताना ही पड़ेगा. ये तो नहीं कह सकते कि हम इसके बारे में बोलेंगे ही नहीं, बात सोचेंगे ही नहीं. तो हम जीत गए 10 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट में. तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. मुझे समय कम है मगर जल्दी जल्दी मैं कोशिश करता हूँ. उसके बाद वॉर एंड पीस हमने फिल्म बनाई, जंग और अमन, जो परमाणु हथियार के खिलाफ थी. उसके लिए भी
पहले तो सेंसर बोर्ड ने 6 कट्स मांगे, फिर हम रिवाइजिंग कमेटी में गए, उन्होंने 6 कट्स को 21 कट्स 6 के उन्हें बढ़ा दिए, कट्स और भी मांगे 21। फिर हम अपेलेट ट्राइब्यूनल में गए, अपेलेट ट्राइब्यूनल ने कट्स कम कर दिए, सिर्फ 2 ही कट्स मांगे। तो उसके खिलाफ हम कोर्ट में गए और कोर्ट ने फिर इस फिल्म को पास कर दिया। तो फिल्म को यानी दूरदर्शन को कहा कि आपको दिखानी पड़ेगी। इसके बाद 2000 इसके अब फिर भाजपा की सरकार आ गई। यानी मैं डिस्टिंग्विश करना चाहता हूँ कि हर सरकार ने तंग किया है, सेंसर करने की कोशिश की है, मगर आज वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आज हमें कोर्ट में जाने से भी हम कुछ अभी हिचकिचाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कैसे जजेस मिलेंगे, कैसे क्या होगा कोर्ट में। तो 2003 में मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जब होने वाला था, तो क्योंकि सरकार को ये पता था कि ऐसी फिल्में बनी हैं, जैसे राकेश शर्मा की फाइनल सॉल्यूशन बनी, जो गुजरात के कांड के बारे में थी, 2002 के कांड के बारे में, तो और उस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार वगैरह मिले थे, तो सरकार को डर था कि ऐसी फिल्में फेस्टिवल में दिखानी पड़ेगी। तो उन्होंने पहली बार ये कानून लाया कि हर भारतीय फिल्मकारों को सेंसर करना पड़ेगा पहले, फेस्टिवल में लाने से पहले, मगर अंतर्राष्ट्रीय आप वो दबाव नहीं डाल सकते, अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल था। तो फॉरेन फिल्म्स के लिए माफ़ था, मगर इंडियन फिल्म्स हैड टू गो टू सेंसर, गेट सेंसर सर्टिफिकेट। हमने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, हमने पैरेलल फेस्टिवल की, और वो इतनी सक्सेसफुल हुई कि ज़्यादा लोग हमारे फेस्टिवल में आए, और जो बगल में सरकारी फेस्टिवल हो रहा था उसमें कम लोग गए। और उसके बाद से हमने ये सिलसिला जारी रखा है। हर महीने हम बम्बई में डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाते हैं, और ऐसे ही पूरे देश में अलग अलग जगह पे लोग दिखा रहे हैं फिल्म, चाहे उसको सर्टिफिकेट हो या ना हो, क्योंकि हम कोई पैसे भी नहीं मांगते हैं लोगों से, हम चार्ज नहीं करते हैं, तो हमारा कमर्शियल एंटरप्राइज नहीं है, ये एक तरह का प्राइवेट स्क्रीनिंग ही हम कर रहे हैं। अब बाद में आया नया ज़माना 2014 के बाद, तो जो नया ज़माना आया उसमें ये टिप्पणी मैं पढ़ूँगा। 2014 ये टिप्पणी शुभ्रदीप चक्रवर्ती की है। इन दिनों मुजफ्फरनगर by Shubhradeep Chakravarti and Meera Chaudhary is going to be recorded in history as the first documentary film banned under Prime Minister Modi. Gagging order came on 30th June. Today we applied in Film Certification Appellate Tribunal for redressal of our grievances. We will not go down without a fight. These are the last words posted on Facebook by Shubhradeep Chakravarti, one of India's bravest documentary filmmakers. Shubhradeep passed away from a brain hemorrhage on August 25, becoming perhaps the first human casualty of India's rotten censorship regime. फिर इसके बाद मैंने जय भीम कॉमरेड फिल्म बनाई, जिसको नेशनल अवार्ड मिला, और दूरदर्शन को मैंने बहुत बार तंग किया कि जैसे हम आपको कोर्ट में ले गए हैं और बार बार हम जीते हैं आपके खिलाफ, अब फिर से ये मत मुझे यानी डोंट फोर्स मी टू गो टू कोर्ट अगेन। तो फाइनली दूरदर्शन ने फिल्म खरीद ली, मगर बाय दिस टाइम सरकार बदल गई थी, 2014 की नई सरकार बनी थी, और डर के मारे उन्होंने दूरदर्शन ने फिल्म खरीदी, मगर डर के मारे आज तक दिखाई नहीं है। तो हम वापस कोर्ट में गए कि हम पैसा कमाने के लिए फिल्म नहीं बनाई थी, आपने पैसे दिए मगर आपने फिल्म दिखाई नहीं, तो हमारा मकसद पूरा नहीं हुआ है। तो हम आज भी वो केस लड़ रहे हैं कि दूरदर्शन को फिल्म दिखानी पड़ेगी। देखते हैं क्या होता है। फिर 2018 में रीज़न हमने फिल्म बनाई थी, जो किलिंग ऑफ रैशनलिस्ट जो
हुआ है हमारे देश में, दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी, गौरी लंकेश, और बीफ के नाम पे जो किलिंग्स हुई हैं। तो इस तरह ये फिल्म बनी जिसको एम्स्टर्डम में सर्वोच्च पुरस्कार मिला, मगर मुंबई के फेस्टिवल ने उसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि सरकार ने नया तरीका ढूंढ लिया है। जब हम सेंसरशिप के खिलाफ लड़े तो 2003 में भी उन्होंने वो क्लॉज हटा दिया कि अभी ऑफिशियली मुंबई फेस्टिवल सेंसरशिप सर्टिफिकेट नहीं मांगता है, मगर उनका तरीका बहुत आसान है कि वो सिलेक्शन पैनल को ही में ही अपने ही लोग डालते हैं। जब सिलेक्शन पैनल उनके ही लोग हैं तो हमारी फिल्में कभी उनको अच्छी नहीं लगती है, तो फिल्म अच्छी नहीं है ऐसे कह देते हैं और फिल्म नहीं दिखाते हैं। तो रीज़न के साथ भी यही हुआ। फिर हम फिर कोशिश की हमने कोर्ट में जाने की कि ये सेंसरशिप ही है, ये तो सेंसर यानी सिलेक्शन पैनल का नाटक है, ये एक्चुअली सेंसर कर रहे हैं। मगर माहौल कोर्ट में बदल चुका था। हमारे वकील ने 2 दिन के अंदर पहचान लिया कि जज तो हमारे साथ बिल्कुल नहीं है, तो हम हारना नहीं चाहते कि इस केस को, क्योंकि वो अगर हार जाते तो दूसरे फिल्मकारों के लिए वो कठिन समय हो जाता, क्योंकि वो प्रेसिडेंट बन जाता। तो इसलिए हमने वो केस विड्रॉ कर ली। सेंसरशिप सिर्फ सरकारी सेंसरशिप नहीं होती है, विजिलेंटे सेंसरशिप भी हो रही है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं राम के नाम जैसी फिल्में, इनको यू सर्टिफिकेट मिला है तो हमारा पूरा अधिकार है कि हम इस फिल्म को कहीं पे भी दिखा सकते हैं। और अगर कोई गुंडागर्दी करता है तो वो पुलिस का काम है कि वो गुंडों को रोके, ना कि फिल्म को रोके, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। बार बार जहाँ फिल्म लोग कोशिश करते हैं दिखाने की तो अटैक्स होते हैं लोगों पे। जी मैं ख़त्म ही कर रहा हूँ। तो और मार्केट फोर्सेस भी हैं जो सेंसरशिप करती है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे जो भी है, वहाँ पे भी उनके नए नए तरीके आ गए हैं सेंसरशिप करने के और एल्गोरिदम बदलने के, कि आप अगर सेक्युलर भाषा इस्तेमाल करें तो आपका रीच बिल्कुल छोटा हो जाता है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू। आपकी ज़िदें सलामत रहें पटवर्धन साहब, क्योंकि आपने सही कहा, अगर आप मुसलमान होते तो आपके साथ पता नहीं क्या हो जाता। मुसलमान तो बहुत क्रांति करेगा तो माय नेम इज़ खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट ही बना सकता है, इसके अलावा क्या ही कर सकता है। तो बहरहाल इसके साथ ही हम अख्ताम पे पहुंच गए। हमारे सभी वक्ताओं ने अपनी बात कह दी है, लेकिन जो 40 साल का सफ़र है जो संजय साहब ने जारी रखा है, अब उनको 2 मिनट सुनते हैं। हंस प्रतिष्ठान की तरफ से, पत्रिका की तरफ से संजय साहब एडिटर। बहुत बहुत धन्यवाद शिवाजी। आज हम लोगों ने अलग अलग व्यूज़ सुने और सेंसरशिप, अभिव्यक्ति की आज़ादी, इन सब के ऊपर में अलग अलग टिप्पणियाँ और अनुभव से हम परिचित हुए और देख करके, जैसा पटवर्धन साहब ने भी कहा और रामचंद्रन जी ने भी कहा, समय जिस तरह का चल रहा है, बदल गया है। ये बहुत ही संकट का काल है और इसमें साहस करना ज़रूरी है और शहादत भी देनी पड़ेगी। अगर हम शहादत से भागेंगे तो बहुत सारी पीढ़ियां आने वाली, हम सब लोग एक कैद खाने में जीने के आदी हो जाएंगे। इससे बचना ज़रूरी है। हमें अपने भविष्य को, अपने भविष्य की पीढ़ियों को बचाना ज़रूरी है। संजय रजौरा जी ने भी बहुत मार्के की बात की। उन्होंने कहा कि जब तक सबके लिए लेवल प्लेग्राउंड नहीं हो तब तक कोई अर्थ नहीं रह जाता है। ये सारी चीज़ें एक बुद्धिजीवियों की कवायद बन के रह जाती है, ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स बन के रह जाती है, आदि आदि।
कुछ बातों से मैं सहमत हूँ, कुछ बातों से सहमत नहीं हूँ। जैसा कि पटवर्धन साहब ने कहा कि हम जो प्रिविलेज्ड हैं, माना कि ठीक है हम प्रिविलेज्ड हैं और हम बोल पा रहे हैं, तो हमें उसका कम से कम उपयोग करना चाहिए, उस आज़ादी का। नहीं तो फिर तो सब कुछ अर्थहीन हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, वहीं पर बंद हो जाएगा। इस सभा का मकसद किसी को उकसाना नहीं है, इस सभा का मकसद लोगों को जागरूक करना था कि आप देखें क्या हो रहा है। आप एक डेमोक्रेसी में जी रहे हैं जहां सबको बोलने की आज़ादी का वादा है, सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी का वादा है, और उस पर रोक लगाई जा रही है जो कहीं से भी मुनासिब नहीं है। तो उसके लिए तो विरोध प्रकट करना होगा। बाकी मृदुला जी ने जो शुरुआत की थी वो अभी भी रोंगटे खड़े कर दे रही है। जिस तरह से मृदुला जी ने इन सारी चीज़ों को पकड़ा है, देखा है और अपने अनुभव को उसमें मिलाया है, वो वाकई मैं उम्मीद नहीं कर सकता था कि मृदुला जी जो शायद 85 की, थोड़ी सी ज़्यादा, लेकिन ये जज्बा जो अभी तक बचा हुआ है उनमें, वाकई उसको सलाम करने का जी करता है। और वो सारा अनुभव, सारी अनुभूतियाँ, मृदुला जी आप महान हैं। मैं हंस की तरफ से सभी को धन्यवाद देने के लिए अभी उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले तो मैं रचना जी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस पूरी इस विषय को, काव्य चयन रचना जी का है, उनका ही सुझाया हुआ ये विषय था, और इसके लिए उन्होंने जितनी मेहनत की है वो वाकई काबिल तारीफ़ है, और आपने अद्भुत काम किया है। मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये उस वक्त किया है रचना जी ने जब रचना जी अपनी निजी वो हेल्थ प्रॉब्लम से बुरी तरह घिरी हुई थी, जूझ रही थी, और रचना जी कैंसर से लड़ रही थी। और अभी वो एक क्लियरेंस हुआ है उनका, लेकिन अभी उनको रहना है, उन सारी चीज़ों का जो ड्रिल होता है वो पूरा करना है। तो आपके जज्बे को सलाम और आपकी हिम्मत को सलाम। बाकी जो हमारे यहाँ आज सारे उपस्थित शीबा जी के सहित, तो रामचंद्रन जी, हमारे रजौरा जी, आनंद पटवर्धन जी और मृदुला गर्ग जी, आप सभी लोगों का, और शीबा जी आपका, आप सब लोगों का मैं हंस की तरफ से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जी वहीं पर जाके एक छोटा सा
हेलो हेलो, अच्छा इसको दबा के बोलना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ों पर जब प्रेशर डाला जाता है तो ठीक काम करने लगती हैं। सबसे बड़ा धन्यवाद और आभार आप सबके प्रति, जो आप यहाँ पर आए हैं समय निकाल करके, और आपने सारी चीज़ों को इतने ध्यान से सुना, अपना समय लगाया, और ये कार्यक्रम हमेशा ये आपकी वजह से ही सफल होता आया है। आप लोगों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक मिनट, किसी के मन में कोई प्रश्न हो हमारे जो वक्ता थे उनसे, तो आप उसको पूछ सकते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि क्वेश्चन आंसर के लिए जो रुकना चाहें रुक सकते हैं। सारे वक्ता अभी हमारे पैनलिस्ट रहेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। नाजरीन प्लीज हेल्प। हेलो, पैनल को मेरा सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि हम जानते हैं कि सोशल मीडिया हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी देती है, पर हम आमतौर पर अभी देखते हैं फ़िलहाल कि क्या होता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ ऐसे मीम बनाए जाते हैं, जैसे आज प्रेमचंद की जयंती है, पर कई दफ़ा हम देखते हैं कि प्रेमचंद के फ़ोटो तले कई ऐसे चीज़ों को दिखाया जाता है जो प्रेमचंद का नहीं है, गांधी का, अम्बेडकर का, ऐसे मीम बनाया जाता है। तो यह किस प्रकार का अभिव्यक्ति की आज़ादी है? सवाल किससे किया आपने? पैनल से। अरे किसी एक को चुन लीजिए, राजू साहब को चुन लीजिए। ठीक है। ये आपने पूछा ये किस किस्म की अभिव्यक्ति की आज़ादी है? यही अभिव्यक्ति की आज़ादी ऐसी होती है, आप कुछ भी बोल दो, लिख दो। सार्थक तो यार जीवन ही नहीं है, चलने दो, मौज लो। अब वो अब आप अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ आप करते क्या हो ये मैं थोड़ी बताऊंगा यार, ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना। ठीक है, आप उसमें कुछ भी लिखो अपनी विवेक के हिसाब से, अपने अकल के हिसाब से जो लिखें आप। हेलो, मेरा प्रश्न संजय राजौरा जी से है। आपने कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात हम तब तक नहीं कर सकते जब तक समाज में सबको बराबरी का अधिकार न मिल जाए, मतलब जब तक सबके पास वो सोने की थाली ना हो। तो मेरा प्रश्न ये है कि बगैर अभिव्यक्ति के, मतलब बगैर बोले, वो जो सिचुएशन है या फिर वो जो एक सोसाइटी का हम ख्वाब देखते हैं जहाँ पे सबके पास बराबरी का अधिकार हो, सबके पास बराबर संसाधन हो, वो कैसे पाया जा सकता है? ये पहली बात, अच्छा आपने पूछ लिया, मैं सफाई दे दूं थोड़ी सी। मैंने ये नहीं कहा था कि अभिव्यक्ति की आज़ादी की पे बात ही नहीं कर सकते, बात बिल्कुल करें। मेरे अपनी विचारधारा के हिसाब से मुझे ये बात करना अधूरा लगता है जब तक कि वो जो बात आपने की सोने की थाली वाली वो पूरी ना हो। मुझे ये लगता है बहुत सारे अधिकार एक मॉडर्न सोसाइटी में एक पर्टिकुलर क्लास के लिए डिज़ाइन करे गए हैं, जो उस क्लास को ही सर्व करते हैं। जब तक सबके लिए समान अधिकार ना हो, और ये भी हम बात अभिव्यक्ति की आज़ादी के थ्रू ही करेंगे। तो मैंने कभी मैंने ये नहीं बोला, अगर मैंने ऐसा लग गया तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, बदलता हूँ अपने वर्ड्स। मैंने ये नहीं कहा इस बारे में बात नहीं करनी, बात तो करनी ही चाहिए। और ये भी बिल्कुल सही, सर ने बिल्कुल सही बात की कि जो प्रिविलेज लोग हैं वही बात करेंगे, तो बात बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन वो उसके मायने तब तक आप अचीव नहीं कर पाएंगे जब तक कि एक बराबर समाज बनाने की जद्दोजहद साथ के साथ चले ना, हाथ पकड़ के उसके। सब मेरे पीछे पड़ गए।
गैर बराबरी के बीच में अभिव्यक्ति की आज़ादी कम मायनेदार होती है, ये वाली बात है। कोई और सवाल है क्या? हाँ जी, मेरे सवाल का जवाब कोई भी दे सकता है। सर, मैं ये जो महसूस कर रहा हूँ, आज के जो वो बच्चे जो अच्छे से उस लेखक को नहीं जानते, उसकी लेखनी को नहीं जानते, कहीं से उसके बारे में पढ़ा है, उस पॉलिसी को नहीं जानते, चैट जीपीटी जैसे एआई टूल से, और कुछ भी कहने लगते हैं बहुत बेबाकी से। ना वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हैं, ना वो सामाजिक उन दायरों से बाहर भले ही चले जाएं, लेकिन उस अराजकता के दायरे से भी बाहर आ जाते हैं, जो कहीं ना कहीं आने वाले और लोगों को और बच्चों को, या हम जब देखते हैं हमारे जैसों को, हम उन्हें आइडियल मानने लगते हैं और उसी दिशा में बढ़ने लगते हैं। सीधे तौर पर क्या ये सब कुछ जो हो रहा है, जो लिख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं हमारे जैसे युवा, कुछ भी, मतलब कुछ भी, ये सही है तो कहां तक, नहीं है तो क्यों नहीं? देखिए, जब आप कुछ पढ़ते हैं तो अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। सब कुछ पर विश्वास मत कीजिए। उस लेखक पर भी विश्वास मत कीजिए जो आपके सामने बहुत इज्जत से जिसका नाम लिया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको उसकी बातें ठीक लगें, तो इसमें घबराने की क्या बात है? आप बच्चे थोड़ा हैं, युवा है ना। आप खुद पढ़िए और निर्णय लीजिए कि ये मानने वाली बात है कि नहीं है। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से जो आपका जो सवाल है वो हमारे सब के जो बालिग होने का सवाल से जुड़ा हुआ है। हम सब ये तय कर पा रहे हैं कि जो समाज में हो रहा है उसमें क्या गलत है, क्या सही है। हर चीज़ को बांधा नहीं जा सकता। हर चीज़ बंधेगी तो फिर उसमें भी बहुत दर्द है, तो बांधा नहीं जा सकता, खुद ही तय करना पड़ेगा। विवेक बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। बस आज के सभा इतनी। और है सवाल? अच्छा ठीक है, पूछ लें आप। अच्छा, पैनल कह रहा है पूछ लें। ठीक है। मैम, मैं गोपाल हूँ। मेरा जो प्रश्न है वो मर्दुला मैम से है। मैम, जिस तरह आज हम सभी जानते हैं कि आज प्रेमचंद जयंती समारोह है और हम छोटे से हम प्रेमचंद को पढ़ रहे हैं। प्रेमचंद को पढ़ते समय ये लगता है कि जो एक ठहराव जो समाज में, उस ठहराव को प्रेमचंद तोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि समाज कभी रुकता नहीं है, समाज हमेशा गतिशील है। वो प्रेमचंद चाहते हैं कि समाज हमेशा सकारात्मक दिशा में वो गति करे, इसलिए उन्होंने अपने उपन्यासों में ऐसे पात्र बनाए हैं जो हमेशा समाज को सही दिशा दे रहे, ये गोदान या रंगभूमि को। लेकिन जो आज का जो साहित्यिक समाज है, आज के जो लेखक हैं, वो कहीं ना कहीं ठहर से गए हैं। वो लगातार उस चीज़ को एड्रेस शायद नहीं कर पा रहे हैं कि समाज को बदल सके, क्योंकि वो धीरे धीरे एक राजनीतिक विचारधारा के वो पीछे चलना चाहते हैं, जबकि साहित्य राजनीतिक विचारधारा के आगे चलता है। तो मैम, आप इसको किस तरह सोचते हैं? जहाँ तक साहित्य का सवाल है, उसको थोड़ी सी जोखिम उठानी पड़ती है, उसको हमेशा आगे ही चलना पड़ता है, ये वो पीछे नहीं चल सकता। जो भी समाज है, संस्कृति है, जो कुछ भी है, उसके पीछे नहीं चल सकता, उसको कुछ आगे ही चलना पड़ेगा, चाहे वो उसकी बात माने या ना माने। एक बात जोड़नी है कि सब कुछ अपने घर से शुरू करें। हम लोग घर में थोड़ा सा माहौल पैदा करें, घर में अपनी बात रख पाएँ, सही गलत का विवेक हो, घर में कोई गलत कर रहा हो उसको टोक पाएँ, ये यहाँ से शुरू करें। समाज बाद में बदल लेंगे। घर हमारे जो हैं वो सबसे बड़े केंद्र हैं जातिवाद के, संप्रदायवाद के, दहेज और ये जो रिश्वत का घर में पैसा आता है उसकी जो चकाचौंध होती है उस पर कोई सवाल नहीं करता। हम लोग वहाँ से शुरू कर लें, वो तो सेफेस्ट जोन है ना। उन्होंने तो आपको लाड प्यार से पाला है, वो तो सुन लेंगे, वहाँ से शुरू कर सकते हैं। सबका बहुत शुक्रिया।